नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डैन लॉ में। आज हम समझने वाले हैं बहुत ही आसान शब्दों में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। देखिए, आसान तरीके से समझे तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब यह है कि वायलेशन करना कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन एंड कंडीशंस को जिससे कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होता है। क्या? कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन एंड कंडीशंस को जिससे कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होता है। देखिए, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट या लीगल एग्रीमेंट होता है तब उस कॉन्ट्रैक्ट के कुछ कंडीशंस होते हैं, समझे, तब कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट का जो कंडीशंस का वायलेशन होता है, किसी भी कंडीशन का वायलेशन होता है उस कॉन्ट्रैक्ट का, पर्टिकुलर जो कॉन्ट्रैक्ट है, तब उसे ब्रीच कहा जाता है उस लीगल एग्रीमेंट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का। ब्रीच दोनों केस में हो सकता है, लिखित कॉन्ट्रैक्ट या फिर ओरल कॉन्ट्रैक्ट। तब जो पार्टीज इस ब्रीच में इन्वॉल्व है वो इस ब्रीच को सॉल्व कर सकता है, चाहे खुद से, नहीं तो कोर्ट करेगा, नहीं तो फिर आर्बिट्रेशन के सहायता से यानी कि हेल्प से किया जाएगा। जैसे एग्जांपल से समझे, ध्यान से सुनिए। जैसे ए कॉन्ट्रैक्ट में आता है बी के साथ, कि ए डिलीवर करेगा कुछ गुड्स बी को 3 सितंबर यानी 3 सितंबर को, परंतु वह उस गुड्स को डिलीवर नहीं कर पाता है सेम डे, जो कि प्रॉमिस डेट होता है, ड्यू डेट होता है जिसको कहते हैं, मतलब सर्टेन डे को। तब बी के तरफ से यह ब्रीच माना जाएगा। समझ गए? देखिए, ब्रीच चाहे तो पूरा यानी कि कंप्लीट हो सकता है, नहीं तो पार्शियल ब्रीच हो सकता है, आंशिक रूप से ब्रीच हो सकता है। समझिए, जब मामला कोर्ट में जाता है तब देखा जाता है कि मैटर पार्शियल ब्रीच या फिर कंप्लीट ब्रीच का है। यह देखा जाता है कि मामला जो है पार्शियल ब्रीच का है या फिर कंप्लीट ब्रीच का है। यह कोर्ट इसलिए डिटरमाइन करता है ताकि कोर्ट यह डिसाइड कर पाए कि ब्रीचिंग पार्टी को कितना कंपनसेशन या फिर किस प्रकार का क्लेम हुआ है या फिर कितना उसे डैमेज प्रदान किया जाएगा जो क्लेमिंग पार्टी है, जो कि एग्री पार्टी है। समझ गए? देखिए, जब नॉन ब्रीचिंग पार्टी यानी कि क्लेम करता है ब्रीचिंग पार्टी से, जो जिस पार्टी ने ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट को, तो वहाँ पर क्या होता है कि कोर्ट कुछ आंसर्स ढूंढता है, यानी कोर्ट कुछ चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से देखता है कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। क्योंकि नॉन ब्रीचिंग पार्टी यहाँ पे ब्रीचिंग पार्टी से कंपनसेशन मांग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, तो कोर्ट भी यह आंसर जानना चाहती है कि ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट का एग्जिस्ट करता है या नहीं, कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई किया गया है या नहीं कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, डिफेंस क्या है ब्रीचिंग पार्टी के पास, कोर्ट इसको भी देखती है, इसका जवाब भी देती है, क्या नुकसान हुआ ब्रीचिंग पार्टी के द्वारा, ये भी देखती है। अगर बात करें आगे सेक्शन 37 की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो सेक्शन 37 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर बाइंडिंग अंडर द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द टर्म्स एंड कंडीशंस गिवन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट made between two or more than two parties in the contract, unless such terms and conditions are excused under the provision of any Indian law। अब अगर आप एक साथ कई एग्रीमेंट डील कर रहे हैं तब यह कॉमन है कि परेशानी फेस करना पड़ता है। यहाँ पर कुछ तरीके के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं, जैसे माइनर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अ मटेरियल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब एक एक करके समझेंगे ये ब्रीचेज जो हैं होते क्या है। माइनर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें, सबसे पहले यहाँ पर एक पार्टी को प्रोडक्ट मिलता है यानी कि डिलीवर किया जाता है, पर दूसरा पार्टी, जो पार्टी डिलीवर किया है, करने वाला पार्टी फुलफिल नहीं कर पाता कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को, अकॉर्डिंग टू जो 37 सेक्शन है जो बताया गया है। मैंने कहा आपको, जैसे उदाहरण से समझे, एग्जाम्पल से, मैंने कहा आपको कि घर में ऐसा विंडो फिक्स करना है जो कि हवा को रोक सके, यानी कि हवा को रोक पाए। आपने सिंपल विंडो फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे क्या है कि माइनर ब्रीच है। और देखिए, क्लेम कब होता है ऐसे केसेस में कि जो विंडो को फिक्स किया गया है उसके जगह पे सिंपल विंडो को फिक्स किया गया है। अगर प्राइस डिफरेंस है तब होगा। मान लिया जाए जो विंडो लगाने के लिए कहा गया उसका प्राइस और जो विंडो आपने लगाया उसका प्राइस में डिफरेंस है, तब आप माइनर ब्रीच के लिए क्लेम कर सकते हो। समझ गए? अब समझते हैं मटेरियल ब्रीच क्या होता है। यहाँ पर सीरियस फेल्योर होता है। अगर यह कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल लिखा हुआ है
कि एक पार्टिकुलर विंडो ही लगाना है जो कि हवा को रोक सकता है, और आपने सिंपल विंडो लगा दिया और वह टूट जाता है, तब यह ब्रीच होता है। यहाँ पर न्यू विंडो से रिप्लेसमेंट होगा, समझ गए, नया विंडो आपको लगाना पड़ेगा उस जगह पे। तो यहाँ पे ब्रीच के कारण आपको नया विंडो लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है, ऑब्लिगेशन बनती है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना है आपको। सो रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा नया विंडो के साथ, क्योंकि आपकी गलती की वजह से ये चीज़ हुआ। अब जैसे बात करें एक्चुअल ब्रीच की, एक्चुअल ब्रीच क्या होता है? यहाँ पर पार्टी रिफ्यूज कर देती है अपना ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए ऑन द ड्यू डेट। जो ड्यू डेट होता है उस दिन वो ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर पाता अपना, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। जैसे एग्जांपल से समझे, जैसे ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ए बी को, यानी ए बी को डिलीवर करेगा गुड्स 26 नवंबर को 5,000 रुपये में, परंतु नहीं कर पाता 26 नवंबर को, तब यह पूरा ब्रीच माना जाएगा। कंप्लीट ब्रीच है, एक्चुअल ब्रीच, समझ गए। ऑन ड्यू डेट वो ये काम नहीं कर पाया जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था। चलिए, एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या होता है इसको समझते हैं। यह ब्रीच बिफोर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। जैसे यहाँ पे पार्टी रिफ्यूज़ करता है टू गिव प्रोडक्ट बिफोर ड्यू डेट ही, यानी ड्यू डेट आया भी नहीं, उससे पहले ही उसने मना कर दिया। जैसे ए प्रॉमिस करता है बी को कि वह ए जो है, मतलब वह इस ए के लिए इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, कि ए प्रॉमिस करता है बी को कि वह गुड्स को बी के पास 26 नवंबर तक पहुँचा देगा, पर ए बाद में रिफ्यूज कर देता है, यह कह के कि वह गुड्स को डिलीवर नहीं कर पाएगा किसी कारण से। 1 नवंबर को बिफोर ड्यू डेट, यानी कि 1 नवंबर को रिफ्यूज़ करता है प्रोडक्ट को डिलीवर करने से, मतलब यानी कि 26 नवंबर को ड्यू डेट है, तो 1 नवंबर को उसने रिफ्यूज़ कर दिया, तो ये एंटीसिपेटरी ब्रीच माना जाएगा। समझ गए? मुझे लगता है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ में आ गया है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।